बैठ जाओ, बैठ जाओ। कल तुम में से कुछ बच्चे नहीं आए थे या चले गए थे? क्यों भाग गए थे तुम? अच्छा। तो उसके बाद में चले जाते बेटा, क्लास के बाद चले जाते हैं ना। कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। आज भी काफी कुछ काम होना है। आज ये टॉपिक हमारा खत्म होना है ना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर। तो इसमें कई सारे टॉपिक्स आज होंगे। तो देखो, कल हमने बेटा आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में जानकारी दी थी पूरी, है ना। और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताया था। इसके अलावा हमने लिंकेज बताया था। लास्ट में हम किस पर थे? लिंकेज पर थे, याद है। तो लिंकेज के बारे में हमने बोला था कि जो जीन बेटा साथ साथ होते हैं, मतलब एक क्रोमोसोम पर साथ साथ होते हैं पेरेंट में, उनके बच्चों में भी साथ साथ जाने की टेंडेंसी होती है। यानी वो साथ में ही रहना पसंद करते हैं, है ना। एक ही क्रोमोसोम वाले जीन, और वही लिंकेज बोला जाता है। वही क्या बोला जाता है? लिंकेज। क्लियर है। और इसको, जो जीन एक क्रोमोसोम पर होते हैं उनको अलग अलग कौन करता है? किसकी वजह से वो अलग होते हैं? क्रॉसिंग ओवर की वजह से, है ना। जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन आती है, नए करेक्टर या वेरिएशन आते हैं। और बेटा ये डिपेंड किस पे करता है कि क्रॉसिंग ओवर कितना आएगा या लिंकेज की स्ट्रेंथ कितनी होगी? हाँ, दूरी पर। जो जीन्स के बीच में जो दूरी थी, डिस्टेंस थी, याद है बेटा, कि जो पास वाले जीन अगर होते हैं पास पास क्रोमोसोम पे, तो वो ज्यादा टाइटली लिंक्ड होते हैं। उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर के चांस बहुत कम होते हैं। और जो दूर दूर होते हैं, उनके बीच क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये बताया था ना हमने। और तुम्हें याद होगा, फॉर्मूला फॉर्मूला बताया था वो, कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। इसके अलावा तुम्हें याद है मॉर्गन वाला केस कराया था एक, बताया था कि जब टाइटली लिंक जीन थे, आई वाला, व्हाइट, और जो था येलो वाला बॉडी कलर, तो वो पास पास थे बहुत ज्यादा। ये जो सामने छपा हुआ है, हाँ, ये बताया था। तो जब पास पास थे यानी टाइटली लिंक्ड थे, तो उनके बीच में लिंकेज बहुत ज्यादा था। कितना था? पेरेंटल जो आ रहे थे ना बेटा, पेरेंटल करेक्टर वाले, वो 98.7% आ रही थी, यानी इतना लिंकेज था। याद है ना। और जो रिकॉम्बिनेंट्स आ रहे थे, वो केवल 1.3% थे। ये हम मॉर्गन की बात कर रहे हैं, जो मॉर्गन का सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला देखा था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी तो बता दिया था कि
मॉर्गन ने क्यों वो स्टडी किया था, मतलब ड्रोसोफिला क्यों अच्छा मटेरियल था, है ना। ये सब बातें ही बता दी थी हमने आपको। लिंकेज ग्रुप भी पढ़ाई थी कल हमने आप। और इसका मतलब बहुत ज्यादा क्लोज है ये। कैसे थे बहुत ज्यादा ये क्लोज थे, वाई और देखना डब्लू ऐसे यहाँ पे थे बस। कितने क्लोज थे क्रोमोसोम के ऊपर। एक ही क्रोमोसोम दिखाया मैंने, ठीक है। पेयर नहीं दिखाया, पूरा एक ही दिखाया। और जो दूसरा वाला केस था उसमें जो लूजली लिंक्ड जीन्स थे वो थे आई वाला डब्लू और एम विंग का, व्हाइट आई और मिनिएचर विंग। मिनिएचर विंग, विंग्स मिनिएचर का मतलब होता है वेस्टिजियल, अच्छे डेवलप नहीं होना, बेकार से होना, है ना। वो करेक्टर था। तो ये इनके बीच की डिस्टेंस देखो काफी ज्यादा थी, है ना। लेकिन थे एक ही क्रोमोसोम पर। तो इसी वजह से इसमें थोड़े रिकॉम्बिनेंट बढ़ गए थे। पेरेंटल्स आए थे 62.8% और रिकॉम्बिनेंट्स आए थे 37.2%, है ना। ये तो थे। तो यहां पर रिकॉम्बिनेंट काफी ज्यादा आए। लेकिन मैंने एक बात और बताई थी, बता दी थी, लिखा नहीं थी तब उस समय। पता है कि लिंकेज किसी भी कंडीशन में 50% से कम नहीं हो सकता, और रिकॉम्बिनेशन कभी भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। कांट एक्सीड 50%। और वी कैन से डेट देखिए, क्रॉसिंग ओवर बेटा या रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, नए करेक्टर आने की जो क्षमता वो है ना, वो चांसेस 50% तक हो सकती हैं। और 50% कम से कम लिंकेज होगा। कम से कम कितना होगा लिंकेज स्ट्रेंथ? 50 या उससे ज्यादा होगा हमेशा, है ना। पेरेंटल करेक्टर आने की वो टेंडेंसी। तो देखना, जब दूर दूर थे जीन तब भी यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन जो आए थे वो 37.2% ही तो आए। अभी भी पेरेंट वाले ज्यादा आए थे, क्योंकि वो तो आएंगे ही एक साथ अगर हैं।
स्टर्टवेंट मॉर्गन का स्टूडेंट था, उसने लिंकेज मैप दिया या जीन मैप या जेनेटिक मैप। स्टर्टवेंट प्रपोज लिंकेज मैप या जेनेटिक मैप फॉर द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम ऑन सेम क्रोमोसोम, है ना बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, जीन्स के बीच की डिस्टेंस के बेस पर उसने उनको अरेंज करके दिखाया, है ना। अच्छा, अब पता है क्या माना, डिस्टेंस को जो मापा ना, मेजरमेंट किया कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस जीन के बीच की, उसको नाम दिया मैप यूनिट। क्या नाम दिया? या सेंटी मॉर्गन। मॉर्गन को अपने गुरु को सम्मान देने के लिए सेंटी मॉर्गन। सी स्मॉल सा, एम कैपिटल। बात नहीं लड़कियों, बात नहीं बेटा, अब आगे तो कुछ पढ़ लो, वैसे तो गायब हो जाते हो। 1 मैप यूनिट या सेंटी मॉर्गन एक ही बात है बेटा, इजिकल टू 1% रिकॉम्बिनेशन। 1 मैप यूनिट या 1 सेंटी मॉर्गन इजिकल टू क्या होता है, देखो एक ये फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे, पता है, जितने उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है उतना ही मैप यूनिट डिस्टेंस बोल देते हैं, सिंपल एकदम। कोई भी क्वेश्चन जैसे आए ना कि ये ऐसे ऐसे इतने रिकॉम्बिनेंट है, इतने पेरेंटल हैं, है इनको निकाल लड़की मुंह में से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोल देंगे। जैसे देखो, तो तुम्हें पता है, यहां तो चलो हमें दे ही रखी है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, टोटल रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल ऑफस्प्रिंग इनटू 100। अब जैसे कि ये जो, ध्यान से देखो, ये जो जीन है ना YWM, ड्रोसोफिला में, इनके बीच की वो लिंकेज मैप बना देते हैं, इनका लिंकेज मैप। देखो, यहां पर सबसे पहले वाई, उसके पास में कौन है, डब्लू, और उससे काफी दूर कौन है, देखो यहाँ पे YW थे, यहाँ पे WM थे, इसका मतलब ये है, सीधी सी बात की एक ही क्रोमोसोम पे तीनों थे, क्योंकि जब W तो दोनों में आ रहा है ना कॉमन, तो एक जीन तो एक ही क्रोमोसोम पे होता है, ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी में और उसमें है नहीं, और ना कोई बताता है ऐसा आज तक। मैं बता रहा हूं कि तीनों का लिंकेज मैप एक ही क्रोमोसोम था, लिंकेज मैप बता रहा हूं। तो देखो, इनको दिखाएंगे 1.3 सेंटी मॉर्गन लिखेंगे, CM, और यहां से WCM लिखेंगे 37.2 CM। पता है ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 1.3% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ रही थी इस केस में,
तो उन दोनों के बीच में आपने इतना सेंटीमॉर्गन लिख दिया सीधा सीधा। आपको पता है ना, जितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आएगी उतना ही डिस्टेंस हो जाएगी, और इसको हमने लिख दिया 37.2 सेंटीमॉर्गन या मेप यूनिट। क्लियर? बिल्कुल बहुत ही आसान है बेटा, जितना भी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ रही है उतना ही डिस्टेंस हो जाएगी दोनों जीन के बीच। क्या बोलना, ऐसे मत बोला कर। हाँ, 0.8 हो सकता है। कहां से 0.8 हो जाएगा? ये बात ही नहीं समझ रही है ये लड़की, समझ नहीं पा रही अभी। ये बता ये कहां से आया? अरे डिस्टेंस में से नहीं आया ये, पागल। ये देख वहां पे एनसीईआरटी में भी ये यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, कितने रिकॉम्बिनेंट आ रहे थे, कितने आ रहे थे ऊपर वाले में? तो यहाँ क्या लिखा है? तो कैसे लिख देंगे? और कुछ, जब मैं बार बार बता रहा हूँ उधर ध्यान नहीं दे रही हो। यहाँ पे कितना रिकॉम्बिनेशन आया, यहाँ कितना लिखा है? तो ये लाइन लाइन नहीं है ये वाली, कि जो डिस्टेंस है वो जितने परसेंट रिकॉम्बिनेशन आएंगे उतना ही डिस्टेंस भैया। नहीं बत्ती जल रही अभी तेरी, कि कहां से पॉइंट आ गई? वो कल भी बताया था तुझे तो। चलिए, तो बेटा ये तो लिंकेज की बातें खत्म हो गई। अब देखो नेक्स्ट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आ रहा है, आई थिंक रफ वो आ रहा होगा, देखना बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन है। हाँ हाँ, अब देखिए भाई नया एस्पेक्ट चलने वाला है, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जो टॉपिक है, एनसीईआरटी जिन लोगों पे हो उसे देखें। एनसीईआरटी देखें अपनी लोग, अपने अपनी जो एनसीईआरटी है। लिख लिया बेटा तूने? लिख लिया तो उसमें ज्यादा एनसीईआरटी पे देख अपनी बुक में। हाँ, सेक्स डिटर्मिनेशन हेडिंग में आ जाओ। पता है काफी दिनों तक ये मतलब मेंडलिज्म आ गई, ये सब बातें हो गई, लेकिन काफी दिनों तक ये एक वो बना रहा कि सेक्स, ऑफस्प्रिंग का सेक्स कैसे डिसाइड होता है ना? सेक्स मतलब जेंडर, मेल है बच्चा या फीमेल है, तो वो कैसे, लिंग का निर्धारण कैसे होगा, है ना? हिंदी में जो बुक होती है उसमें लिखा होता है लिंग निर्धारण, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो बेटा ये देखने में आया, क्योंकि देखो बहुत सारी वो चली आ रही हैं भ्रांतियां, या मैं बोलूं, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकंसेप्शन से, गांव में रूरल एरिया में आज भी कम हैं, लेकिन आज भी हैं कुछ ऐसे लोग जो कि फीमेल्स को, औरतों को बहुत ज्यादा, है ना, आपने देखा होगा, मतलब किसी से छुपी नहीं है ये बात। मतलब हम और आप लोग बस उससे मुंह मोड़ सकते हैं, है ना, लेकिन छुपी नहीं है, चाहे किसी भी धर्म के लोग। पता है कि इसके तो बच्चे नहीं हो रहे, दूसरी शादी कर लो, तीसरी शादी कर लो, इसके तो, ये तो बेटी पैदा कर सकती है ना, बेटा नहीं पैदा कर सकती है। पहले तो बहुत होता था ये। एक्चुअली में क्या है, जो ट्वेल्थ की हमारी एनसीईआरटी होती है, ट्वेल्थ की बुक, ये पता है काफी कुछ सोशल बातें हैं, मतलब इस टाइप की हमारी लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं, इसमें कोर्स से आती हैं। आपने देखा होगा कि प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बल्कि जो बल्कि से टॉपिक है ऐसे, एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी, वो 11th में आ गई। तो ट्वेल्थ ये मान के चलते हैं, हमारा जो सिस्टम है वो अच्छी बात है कि ट्वेल्थ करके कम से कम, ट्वेल्थ तो बच्चा पढ़ता ही है ना, तो लड़के लड़कियां जब ट्वेल्थ पढ़ते हैं तो उन्हें अपने बारे में, अपने समाज के बारे में चारों ओर जानकारी हो। इसीलिए क्या टॉपिक पढ़ाए जाते हैं? रिप्रोडक्शन, है ना, इवोल्यूशन, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, मतलब एक ह्यूमन हेल्थ, है ना, एक अवेयर करने वाले टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं।
तो बेचारे, तो देखिए इसमें ना, अब ये यहाँ पे पता चलता है आपको कि ये तो झूठा ब्लेम करते रहे हैं लोग बाग, उसके लिए औरत जिम्मेदार नहीं है। हाँ, हाँ बिल्कुल, लेकिन जिम्मेदार वो भी नहीं है। अब उसके हाथ में क्या कोई बटन है कि बेटा होगा या बेटी होगी? उसके क्रोमोसोम जिम्मेदार है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, उसके क्रोमोसोम जिम्मेदार है। लेकिन कितनी गलत बात है, कितनी सारी महिलाओं को इसका उत्पीड़न झेलना पड़ा है, तुम्हें पता नहीं बात? वो ये इस बात का आरोप लगा के, है ना, कितना वो किया गया है। हाँ, दूसरी तीसरी, हाँ तमाम, मतलब इस बात का वो करके ना, आरोप लगा के कितना ज्यादा महिलाओं को प्रताड़ित किया गया है। हालांकि अभी समाज काफी चेंज हो रहा है, पहले शहरों में भी ऐसी सोच थी, अब काफी चेंज हो रहा है, मैं ये नहीं बोलूंगा, गांव में भी चेंज हो रही है सोच, क्योंकि बेटियों बेटा बेटी में वो अंतर, है ना, नहीं समझ रहे हैं। और इवन मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि उनकी एक ही बेटी है, एक ही बच्चा है, मतलब दोनों वर्किंग लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, शहर में, दोनों जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में, तो बहुत ज्यादा आप जानते हो हेक्टिक है मामला। तो उन्होंने एक ही बेटी है उनकी, और उन्होंने दूसरा बच्चा ही नहीं किया। ये नहीं कि प्रॉब्लम थी, किया ही नहीं। ऐसे ऐसे मेरे नोन में है लोग कि एक ही बच्चा, बस बच्चा होना चाहिए, एक ही बच्चा काफी है, और उन्हें एक बेटी ही, क्योंकि लोगों की सोच बदल रही है। उन्हें लग रहा है कि अब बेटियां तो बेटों से ज्यादा केयर करती हैं हमारी, और ये बात भी सही है। ज्यादातर ऐसा हो रहा है कि बेटे विदेश चले गए, कोई कहीं चले गए, बहुत पैसे पैसे वाले हैं, और माँ बाप वृद्धाश्रम में बैठे हैं, या उनको देखने वाला कोई नहीं है बुढ़ापे में। तो खैर, तो मैं बैक टू टॉपिक आ रहा था बेटा। देखिए, तो पता है सबसे पहले जो शुरुआत की सेक्स डिटर्मिनेशन की, ध्यान से सुनना, ये मैं यहाँ लिख नहीं रहा, ये वाली बात तो एनसीईआरटी में आप देखेंगे। पता है शुरुआत जो की वो हैंकिंग ने की, एक बंदा था हैंकिंग, HENKING, और आई थिंक 1919 की बात है क्या, 1891, देखना, 1891, हाँ याद आ गया मुझे ढंग से, है ना। तो 1891 की आप बात है, हैंकिंग ने, पता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, वो क्या देख रहा था, वो स्पर्म में स्पर्मेटोजेनेसिस, ओ सॉरी, स्पर्म में स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहा हूं मैं, इंसेक्ट में, किसमें, इंसेक्ट में, मतलब हमारा ही सेक्स डिटर्मिनेशन थोड़ी होता है, सभी ऑर्गेनिज्म का होता है भाई, है ना, मेल फीमेल ज्यादातर में होते ही हैं। तो पता है, इंसेक्ट में जब वो सेक्स स्पर्मेटोजेनेसिस देख रहा था ना, कि स्पर्म बनने की प्रक्रिया, तो उसने देखा कि 50% स्पर्म में तो एक स्ट्रक्चर थी एक्स बॉडी, उसने नाम उसको दिया एक्स बॉडी, 50% स्पर्म में तो वो स्ट्रक्चर जा रही थी। वो पेन हाथ में रखना चाहिए, देख लो अपनी, है ना, वो अंडरलाइन करने को। और 50% में गैमेट में स्पर्म में वो एक्स बॉडी स्ट्रक्चर नहीं जा रही थी। तो डिफ्रेंसिएशन हो गया ना बेटा, कि 50% में एक्स बॉडी थी, 50 में नहीं थी। एक्चुअली बाद में पता चला कि वो एक्स बॉडी एक्स क्रोमोसोम है, क्या है वो, एक्स। तो बताऊंगा भी मैं तुम्हें, पता है यहीं से स्टार्टिंग हुई थी, XO या X0 सेक्स डिटर्मिनेशन जो था ना बेटा, इसकी शुरुआत यहीं से थी। बताता हूं अभी मैं, देखो, तो मैं सेक्स डिटर्मिनेशन आपको जो जो बता रहा हूं, वो बस आपके काम के हैं, है ना, चीजें। एक देखिए, मैं यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन बताने वाला हूं। मेल हेट्रोगैमेटी, कौन सा बेटा टाइप, मेल हेट्रोगैमेटी, है ना, यानी जो दो टाइप के जो गैमेट बनेंगे ना, वो मेल प्रोड्यूस करेगा, ना कि फीमेल। यहां लिख देते हैं, इन दिस केस, दिस केस, यानी मेल डिसाइड करेगा, वही मेल के जो भी बात कर रही थी, है ना, मेल प्रोड्यूसेज
हेट्रोगैमेट्स मतलब टू काइंड ऑफ गैमेट्स है ना बेटा। वाइल फीमेल का साइन तो ये जानते ही हो ना, फीमेल आर हेट्रोगैमेटिक, सॉरी होमोगैमेटिक। फीमेल कैसी होती हैं, वो एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेंगी, ओवा। ठीक है बेटा, वो एक ही टाइप का करेंगी। मेल हेट्रोगैमेटिक, हेट्रो मतलब अलग अलग, दो अलग अलग टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। इसमें भी दो टाइप है, इसमें भी एक एक्सो और एक एक्स वाई। स्मॉल वन लिख देते हैं, एक्स ओ टाइप, एक्सो टाइप। या हम बोले यहां पर फीमेल तो कैसी है, एक्स एक्स है ना बेटा, और मेल कैसा है, एक्स ओ है। इसका मतलब यहां पर है ना, जो मेल है वो दो टाइप के गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है। 50% स्पर्म में एक्स हैं, 50% में एक्स नहीं है, है ना। तो ये लाइन लिख सकते हो आप यहाँ पे, इन दिस केस, ये लाइन लिख लो जो मैं बोल रहा हूं, है ना। लाइन छोड़ के, जगह छोड़ के, यहाँ पे बेशक अगर रह गया हो तो लिख लो, इन दिस केस 50% स्पर्म्स, 50% स्पर्म ऑफ मेल, और वैसे भी मेल के स्पर्म होंगे, फीमेल के थोड़ी होंगे। 50% स्पर्म्स ऑफ मेल हैव एक्स क्रोमोजोम, हैव एक्स क्रोमोजोम, while अदर 50% स्पर्म्स, दो टाइप के बनेंगे बेटा, while अदर 50% स्पर्म्स और गैमेट्स, जो भी लिखना चाहो, डू नॉट हैव एक्स क्रोमोजोम, है ना। एक पॉइंट और लिखना इसमें ही है, स्टार बना के। पता है, एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से बेटा। एक तो होते हैं ऑटोसोम, वो तो सब मेल फीमेल में एक जैसे होते हैं। एक होते हैं सेक्स क्रोमोजोम, तो यहाँ पे सेक्स क्रोमोजोम फीमेल में तो एक्स एक्स है और मेल में एक्स जीरो है। इसका मतलब मेल में एक क्रोमोजोम कम नहीं हो गया फीमेल के मुकाबले। अगर फीमेल में टोटल क्रोमोजोम 10 हैं, जिनमें 8 ऑटोसोम है, एक पेयर सेक्स क्रोमोजोम है, तो मेल में केवल 9 होंगे, 8 ऑटोसोम और एक एक्स। नहीं समझे? तो एक स्टार बना के एक पॉइंट लिखो, इन दिस केस मेल्स हैव मेल्स हैव वन क्रोमोजोम लेस देन फीमेल, वन क्रोमोजोम लेस देन फीमेल्स। यहां पर मेल्स में फीमेल्स के मुकाबले एक क्रोमोजोम कम होता है। दोबारा बोलूं, हो गया ना। इन दिस केस मेल्स हैव वन क्रोमोजोम लेस देन फीमेल्स, तो उनसे एक क्रोमोजोम कम। क्लियर? तो अब यहां पे बताना डिसाइड कौन करेगा, ये मेल हेट्रो के, अब ये तो पता ही चल गया। मेल हेट्रोगैमेटी का मतलब ये है कि मेल दो टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब मेल के गैमेट ही डिसाइड करेंगे कि ऑफस्प्रिंग फीमेल होगा या मेल हो। बात क्लियर है? अच्छा, ये किस में पाया जाता है, एग्जाम्पल लिख दो, इन मेनी इंसेक्ट्स, मेनी इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग ग्रास ऊपर जरूर लिखना, इंक्लूडिंग GRASHO इंक्लूडिंग ग्रास ऊपर। ठीक है,
ग्रासोपर लिखा है, अपने आप लिख दो इंक्लूडिंग ग्रासोपर। मतलब ये ज्यादातर इंसेक्ट में होता है, मैनी इंसेक्ट में ग्रासोपर को इंक्लूड करते हुए। ठीक है। अब इसका दूसरा वाला पार्ट बता रहा हूं मैं, मेल हेट्रोगैमेटिक का। एक्स वाई टाइप यानी अपन लोगों वाला। जो था 50% के पास एक्स है और 50% के पास वाई। ठीक है। जबकि फीमेल में एक ही टाइप की ओवा होगी केवल। हाँ। ब्रेक मिलती है, that is X। एक टाइप की ओवा। देखो ये देखती बात। इसीलिए सेक्स जो डिटरमाइन होगा वो मेल के सेक्स क्रोमोसोम से होगा, ना कि फीमेल, है ना। तो इसका एग्जाम्पल, मैमल्स, ब्रैकेट में ह्यूमन, ह्यूमन भी है ना, और इसके अलावा सम इंसेक्ट्स लाइक ड्रोसोफिला। जो फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला उसमें तो यही होता है। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला में भी यही तो होता है बेटा, एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनिज्म। क्लियर है तो यहां तक बात। हम्म। हाँ छोड़ दे। एक होता है फीमेल हेट्रोगैमेटी। कौन सा होता है? फीमेल हेट्रोगैमेटी। और एनसीईआरटी में छपे हुए हैं, देख लो, बंदे छपा रखे हैं ना इन्होंने। ये ड्रोसोफिला और इंसान छाप रखे हैं। हालांकि एक्स 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 जीरो वाला नहीं दिखाया इन्होंने, ये दोनों ये एक्स 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 वाई वाले दिखा दिए।
और देखो मेल ड्रोसोफिला छोटा है फीमेल से, है ना। इसमें क्या होता है बेटा, कौन की दो टाइप की गैमेट प्रोड्यूस करता है? इन दिस केस फीमेल, है ना। पेरेंट produces two kinds of gametes, the ova, and determine sex of offsprings। ठीक है बेटा, यहाँ पर फीमेल डिसाइड करती है, मेल होमोगैमेटिक होते हैं। while male are homogametic। देखो ना, ऐसे दिखा दी क्रॉस करके एक को एक मैंने इस बार। फीमेल के दो टाइप के ओवा बनने हैं, मेल का एक ही टाइप के स्पर्म बनना है ना। जेड, तो जेड जेड मेल बच्चे बनेंगे और जेड डब्ल्यू फीमेल बनेंगे। क्लियर। वो जेड 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 डब्ल्यू सिर्फ दिखा दिया, मतलब एनसीईआरटी ने बोला क्योंकि एक्स वाई से अलग करने के लिए। और इसके एग्जाम्पल पता क्या है? बर्ड्स, तुम्हें दिख भी रही है ना बर्ड उसमें छपी हुई, है ना। मुर्गी मुर्गी छाप रखी है ना, मुर्गी मुर्गे। बर्ड तो मेन है ही। बर्ड्स, फिशेज और रेप्टाइल्स, ये नोट कर सकते हो आप। देखिए, निकालने एनसीईआरटी में जिनके में हो, थोड़ा ज्यादा पुरानी नहीं है तो उसके पास तो होगा, ये लिखा हुआ। तुम्हारी में तो होगा, तुम्हारी बेटा नहीं सी लग रही। देखो हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म है, हनी बी वाली सेक्स डिटर्मिनेशन, हनी बी है तो सही लड़की उधर ही। हाँ हाँ, तुम्हारी में भी होगा। सबसे लास्ट में जाओ, अगर तुम्हारे पास खर्रे हो तो सबसे लास्ट में पेज है, बुक के सबसे लास्ट में जाओ। अरे बुक के सबसे लास्ट में जाओ। हाँ, देखा, सब पता है हमें कौन सी बुक में कहाँ मिलेगा। पहले ये पीछे होता था। तो हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन प्रिंट नहीं करवा रखी है दिमाग में, वो हो जाती हैं अपने आप चीजें। क्योंकि तुम्हारा प्रयास तुम्हारा प्रयास सार्थक नहीं है, मतलब होता ना, अच्छी इच्छा शक्ति के साथ प्रयास नहीं हो रहा।
सर हम पढ़ने तो बैठे हैं, हमें नहीं पता चलता क्या पढ़े। अब देख, मैं क्या कोई इन्हें पढ़ के आया हूँ, रट के आया हूँ कोई? नहीं। मैं तो जो कोई टॉपिक पढ़ाना हो पढ़ाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि कई की बार पढ़ाई है ना चीजें, तो वो लर्न होती चली जाती हैं। लेकिन शुरुआत में जब स्टार्टिंग की होगी, मैंने बताया ना, जो कभी स्टार्टिंग कितनी साल पहले, तो मुझे याद है तब मैं भी एक एक घंटा पढ़ाने के लिए दो दो घंटे पढ़ के जाता था घर पे। उसको दो दो घंटा पढ़ के जाता था बेटा। तो वो मेहनत, यानी तभी तो हम बोलते हैं, सभी लोग, तुम्हें लगता है कि अगर अभी मेहनत कर लोगे तुम जी तोड़, तो आगे तुम्हें बहुत काम आनी है। डॉक्टर भी अच्छा तो वही बन पाएगा, सोचो। चलो, जब एमबीबीएस करोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपके साथ नहीं रहेंगी, है ना, बायो रहेगी। लेकिन उसमें भी जो बच्चा दिमाग का यूज करके याद कर पाएगा चीजें, नहीं तो इसे पता नहीं है, बीमारी कुछ और है, दवा किसी और बीमारी की दे दी, फिर तो आदत में पड़ती जाती है। शुरू में तो उसे याद करनी पड़ेगी, पूरी पूरी नहीं। जब एमबीबीएस करेगा ईमानदारी से, तो सोचो कैसे डॉक्टर तुरंत कि ये सिम्टम की ये दवा होगी कैसे बता देता है, उसके दिमाग में कितना चलता रहता है। तो यानी मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं याद होंगी, मतलब मैं ही कौन सी कंप्लीट थोड़ी हूँ, कोई परफेक्ट या कंप्लीट तो है ही नहीं दुनिया में। लेकिन सोचो मैंने मेहनत कितनी की होगी, है ना बच्ची? तो ऐसे ही तुम्हें भी मेहनत बहुत करनी है। वो तुम करते नहीं, तुम पता है क्या करते हो, एक बार पढ़ के देखते हो, ये याद क्यों नहीं हुआ हमें, है ना, हम भूल कैसे गए? बेटा, उसको पता है याद अच्छे से किया जाता है, और किताब बंद करके तब अपने आप को सुना दो तो समझो तब पक्का हुआ। फिर रिवाइज करना पड़ता है बीच बीच में। तो पता है हैप्लोडिप्लॉइडी मिल गया भाई। ये पता हनी बी में था, किसमें था? हनी बी में। तो सुनना कहानी, पता है क्या देखने को मिला यहाँ पर? यहाँ पर ये देखने को मिला कि जो मेल होते हैं हनी बी में, मेल, हनी बी में सबसे ज्यादा जो मधुमक्खी होती हैं, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? क्वीन की, रानी, सब कुछ है वहां पे, समझे? तो वहां पर क्वीन में तो होते हैं क्रोमोजोम 32, 2n = 32, जबकि मेल में कितने होते हैं? n = 16। यानी मेल हैप्लॉइड है भाई। मेल्स कैसे हैं? हैप्लॉइड। जबकि फीमेल है डिप्लॉइड। 32 क्रोमोजोम है उनमें, उनके आधे मेल में बस। बात खोपड़िया में आई। अब कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, देखो वो मैं यहाँ छाप देता हूँ। वैसे एनसीईआरटी में छपा हुआ तो है तुम्हारे, लेकिन और ढंग से बता देते। देखो, ये फीमेल का क्वीन का और मेल का क्रॉस कराया गया, ठीक है? तो इसके गैमेटोजेनेसिस हुई, क्या हुई बेटा? गैमेट बने। गैमेटोजेनेसिस होके, ऐड तो सोना हो। हाँ सॉरी, मैंने 32 लिख दिया बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो देखना, यहां पर मियोसिस होके 16, n = 16 टाइप की ओवा बनी। क्या बनी? मतलब यहाँ पे क्रोमोजोम क्रोमोजोम से कोई मतलब नहीं है कि कौन सा एक्स क्रोमोजोम है, ना, केवल नंबर चलेगा, नंबर, एक्स वाई कुछ नहीं। और यहाँ भी n = 16, मतलब ऐसी ओवा बनी उसकी, है ना बेटा? अच्छा, किससे बनी ये गैमेट, किससे बने? मियोसिस होके तो बने, क्रोमोजोम नंबर हाफ हो गया। लेकिन एक बात था ना, मेल जो है उसमें तो हैप्लॉइड नंबर है, तो क्या उसमें मियोसिस हो सकता है? मुझे एक बात बताओ, मेल के पास जब क्रोमोजोम नंबर ही एन है, तो हो सकता है मियोसिस? अब एन का क्या n/2 थोड़ी होगा, तो वहां केवल माइटोसिस होगा, गैमेट बनाने के लिए माइटोसिस।
तो देखो n इज इक्वल टू 16, ये स्पर्म बन गए। ठीक है। अब बेटा मतलब यहाँ पे मैंने मतलब सारे स्पर्म ऐसे बनेंगे n16, जानबूझ के एक ही दिखाया है, जबकि यहाँ मैंने ये दो दो दिखाए हैं क्योंकि जरूरत थी। इनका फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी हुआ, क्या हुआ बेटा? सिनगेमी, स्पर्म का ओवा का, उससे जायगोट बना, क्या बना बेटा? जायगोट या एम्ब्रियो बन गया। फीमेल है ये, कैसे हैं? फीमेल। अच्छा देखना, ये जो था कुछ ओवा ना उसके, फीमेल के जो ओवा थे, मतलब जो बेटियां बनी, बेटियों की तो माँ और बाप दोनों हैं, लेकिन जो बेटे बने ना, उनका केवल माई माँ बाप नहीं है उनका। बेटे बनने में माँ बाप का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि माँ के ओवम से डायरेक्ट पार्थेनोजेनेसिस होके, पार्थेनोजेनेसिस एक फिनोमेना होती है, पढ़ा हो अगर तुम्हें ह्यूमन रिप्रोडक्शन या जूलॉजी में बताया गया हो। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है जब फीमेल गैमेट से बिना फर्टिलाइजेशन के ही डायरेक्ट एम्ब्रियो बन जाता है, तो ये हैप्लॉइड बनते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। वो पार्थेनोकार्पी अलग होती है। तो बेटा n इज इक्वल टू 16, ये मेल ऑफ स्प्रिंग बन गया है ना बेटा। कैसे बने, यहां लिख देते हैं बाई पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, केवल ओवम से सीधे डायरेक्ट। ए लड़की उधर बाद में लिख लेना, देख पहले इधर देख समझ ले, बहुत लेट हो जाती है तू लिखने में, तो इधर नहीं समझ पा रही है। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब है जब फीमेल गैमेट से डायरेक्ट बन जाए, मेल की जरूरत ही नहीं है, तो हैप्लॉइड ही तो बनेंगे बेटा। अच्छा सुनो, ये जो एम्ब्रियो बने थे ना 32 वाले, डिप्लॉयड है, लेकिन इसमें भी डिसाइड करेंगे अब, पता है डिप्लॉयड दोनों होते हैं फीमेल, एक तो होती है क्वीन और एक होते हैं वर्कर बी। एक्चुअली उसके कॉम में बहुत सारे तीन टाइप के होते हैं, एक तो मेल होते हैं, मेल को तो कहते हैं ड्रोन, क्या कहते हैं? ड्रोन्स बन जाएंगे, ये ड्रोन मतलब मेल। और ये क्वीन थी, कौन थी ये? क्वीन। क्वीन का ड्रोन का केस वो हुआ था क्रॉस। और पता है जो वर्कर बी बनेंगे, वर्कर बी वो भी डिप्लॉयड हैं, अंतर उनके खाने पर है। जो रॉयल जेली पर फीड करेंगे ना, जो लार्वा या एम्ब्रियो, लार्वा जो होंगे लार्वा से बनेंगे, जो लार्वा रॉयल जेली पर फीड करेंगे वो तो बन जाएंगे क्वीन, और जो ऐसी घटिया मटेरियल पर फीड करेंगे बी ब्रेड पर, वो बन जाएंगे वर्कर। क्या धांसू है ना। देखो लार्वा डेवलप हुए, लार्वा में से जो यहाँ पे लिख देते हैं क्वीन, क्वीन बी, और ये वर्कर बी। वर्कर बी को हिंदी कहते हैं ना। है वर्कर बी को हिंदी। हिन्नी? नहीं बावली, हिन्नी थोड़ी कहते हैं, हिन्नी तो उसको कहते हैं, वो म्यूल, म्यूल सुना है म्यूल? जी अच्छा हाँ। म्यूल का, गोल्डन। हाँ म्यूल का वो हिन्नी, हाँ खच्चर, उसी का वो जो दूसरा वाला पार्ट वाला है वो हिन्नी होता है, जी जी। जो घोड़ा गाड़ी में भी सामान वामान लेके आते हैं वो हिन्नी होता है। हिन्नी या पौनी कह देते हैं, हिन्नी पौनी। मैंने बताया भी था पहले, अगर शायद कि कोई कमजोर सा दूल्हा होता है तो उसे उस पर भी बिठा देते हैं, बारात चढ़ती है जब, तो कमजोर सा होता है ना हल्का दुबला सा, तो उसे हिन्नी पे ही बिठा देते हैं। सजी हुई होती है घोड़ी, कौन सा पता चला घोड़ी है हिन्नी है क्या है ना, तो वो स्ट्राइल पे बिठा दिया, सस्ता मिल जाता है वो। तो फीड अपॉन रॉयल जेली, और ये यहाँ पे लिखेंगे फीड अपॉन बी ब्रेड, फीड अपॉन बी ब्रेड। क्लियर है?
तो ये बेटा हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, और आपको सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म हमने पढ़ा दी। अब देखो जल्दी से और आगे बढ़ते हैं, कार्रवाई करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद में हमारा? म्यूटेशन। म्यूटेशन तो चलो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ोगे है ना, यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया बेटा, आधा आधा दोनों जगह कर रखा है, थोड़ा सा यहाँ पे दो तीन बातें, बाकी उधर दे रखी हैं। वैसे बताऊंगा उसमें भी, पता है कोई भी चेंज आना, जैसे देखो क्रोमोजोम का नंबर में चेंज आना भी बताऊंगा, आगे आएंगे ना सिंड्रोम वगैरह भी, जी जी। तो क्रोमोजोम नंबर बढ़ जाना, क्रोमोजोम नंबर घट जाना, ये म्यूटेशन है ना। क्रोमोजोम का पूरा सेट ही बढ़ जाना पॉलीप्लॉइडी प्लांट में हो जाती है, वो म्यूटेशन है। फिर जीन के अंदर, मतलब क्रोमोजोम के अंदर जीन का घट बढ़ जाना, जीन का, वो म्यूटेशन है। फिर जीन के अंदर, जैसे मैंने तुम्हें याद है सिकल सेल एनीमिया पढ़ा दिया था, सिकल सेल एनीमिया तो पढ़ा दिया था मैंने तुम्हें, पॉइंट म्यूटेशन, कि उसमें वो ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता था, जीएजी की जगह जीयूजी कोडॉन हो जाता था, याद है? तो वो एक जीन के अंदर नाइट्रोजन बेस में या न्यूक्लियोटाइड में अंतर आ गया था, चेंज इतना छोटे लेवल पे भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। तो म्यूटेशंस है ना, इस टाइप से नेचर में अपने आप भी होते रहते हैं, और कभी कभी हम इन म्यूटेशंस को इंड्यूस भी करा सकते हैं। इंड्यूस कराना मतलब है ना, जान पूछ के हम नई जनरेशन लाने के लिए, नए करेक्टर लाने के लिए प्लांट ब्रीडर एनिमल ब्रीडर इंड्यूस भी कराते हैं। लेकिन अब तो इनके ऊपर आज की डेट में बायोटेक आ गई एक ब्रांच, जिसमें तूने पढ़ ली बायोटेक तो, सर ने पढ़ा दी, कि डिजायरेबल जीन को पिक करते हैं और उसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, होस्ट में डाल देते हैं एक सुइटेबल वेक्टर की हेल्प से, तो बस वही करेक्टर आता है। अब चलिए, अब अब क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, और देखो पेडिग्री एनालिसिस होगी आगे, उसके जस्ट आगे। हाँ, तो बेटा रे देखिए, जेनेटिक तो आप पढ़ेंगे, एक होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक होते हैं क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। क्या होते हैं? देखो ध्यान से सुनना, यहां मैं कर रहा हूं इसको लिख रहा हूं, क्योंकि टाइम भी ज्यादा नहीं है क्लास का, और हमें ये कहानी भी ना खत्म करनी है चैप्टर, जैसे हो जाएगा अब तो हमारे कंट्रोल में। देखो, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं ना बेटा, जिनमें कि आप जानते हैं कि किसी जीन की वजह से होता है। अब वो जो जीन है ना, जीन में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई म्यूटेशन हो गया बेटा, ये सारे पता है, ये डिसऑर्डर भी म्यूटेशन की वजह से ही होते हैं। किस वजह से होते हैं? तो पता है वो जो डिसऑर्डर है, वो ऑटोसोम पे भी हो सकता है, यानी जो जीन में प्रॉब्लम आई है वो कहाँ पे हो सकता है? ऑटोसोम्स पे, जो मेल फीमेल में होते हैं सब में ऑटोसोम। और वो बेटा जो जीन डिसऑर्डर है, मतलब जीन में जो प्रॉब्लम आई है, वो सेक्स क्रोमोसोम पे भी हो सकता है। किस पे हो सकता है? तो इसके अकॉर्डिंग ना, ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर दो तरीके के मतलब हो सकते हैं, ऑटोसोमल या सेक्स क्रोमोसोमल, है ना। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर रिसेसिव भी हो सकता है नेचर में। कैसा हो सकता है? रिसेसिव। और डोमिनेंट भी हो सकता है। अगर डोमिनेंट डिसऑर्डर हुआ, है ना, जीन डिसऑर्डर, डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर हुआ ऑटोसोमल वाला, तो पता है जब भी वो होमोजाइगस कंडीशन में आएगा ना, अगर रिसेसिव हुआ, होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तभी एक्सप्रेस करेगा। यानी जैसे स्मॉल ए डिफेक्टिव जीन है, तो जब स्मॉल ए आएगा तभी बीमारी करेगा, अगर कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए आ गया तो नहीं कर पाएगा। जैसे स्मॉल टी होने पे तो ड्वार्फ होता था,
बस ये समझो कि ड्वार्फ से रिलेट करेंगे हम, स्मॉल टी से, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। और अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो पता है फिर वो कैपिटल ए होने पर भी बीमार कर देगा, आ जाएगा, और कैपिटल ए स्मॉल ए होने पर भी आ जाएगा, बस स्मॉल ए होने पर नहीं आएगा। बात समझ रहे हो ना आप मेरी? अच्छा, पता है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जो होते हैं ना, एक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड की अगर हम बात करें तो एक होते हैं एक्स लिंक्ड, एक होते हैं वाई लिंक्ड, है ना बेटा? यहां मैं बता देता हूँ, एक मिनट, है ना? पता है क्रोमोजोमल वाले कौन से होते हैं? क्रोमोजोमल वाले होते हैं जो भी सिंड्रोम पढ़ोगे तुम। हाँ, तो होता क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर को तो पेडिग्री एनालिसिस एक एनालिसिस होता है, जो जनरेशंस में हम एक एनालिसिस करते हैं, है ना? देखते हैं, वो बना के भी बताएंगे, उसके सिंबल हैं, उसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डिसऑर्डर कैसा है। किसको कर सकते हैं? केवल मेंडेलियन डिसऑर्डर, है ना, बाई पेडिग्री कैन बी ट्रेस बाई पेडिग्री एनालिसिस। समझ रहे हो बात को? यस लेकिन बेटा उसको नहीं कर सकते, किसको? क्रोमोजोमल वाले जो मैंने बताए थे ना, सिंड्रोम वगैरह, जी जी उनको नहीं कर सकते हम ट्रेस, है ना? अच्छा, नहीं, जेनेटिक में तो दोनों है, मेंडेलियन को कर सकते हैं, जो मेंडेलियन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग चल। तो मैं बता रहा था, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, उसमें मैंने बताया ना कि ऑटोसोमल हो सकते हैं या एलोसोमल हो सकते हैं। कैसे? एलोसोमल का मतलब है सेक्स क्रोमोसोम वाले, है ना, सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। और ऑटोसोमल मतलब ऑटोसोम पे प्रेजेंट होने वाले, ठीक है? ऑटोसोमल वाले भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं बेटा, और ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकते हैं। समझे बात को? जैसे मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारे इसमें लिखा हुआ मिलेगा, देखो एनसीईआरटी में लिखी हुआ, सिकल सेल एनीमिया, देखो जरा ढूंढ के, सिकल सेल एनीमिया मिला? यस सर मिल गया हाँ, नहीं, जब पीछे कहाँ लेके जा रही है उसको, पता नहीं है तो देखो तो, मिल गया ना बेटा? तो देखो उसमें क्या लिखा है, ऑटोसोमल रिसेसिव लिखा है क्या, या नहीं लिखा? लिंक और सेवन में ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर लिखा है, यस अंडरलाइन कर लेना, ठीक है? तो रिसेसिव है ये, मैंने बताया ना, जब रिसेसिव कंडीशन में ऐसे ही देखो, फिनाइल कीटोन्यूरिया देखो कहीं आसपास, फिनाइल कीटोन्यूरिया में पढ़ा चुका तुम्हें हालांकि, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया के अंदर में ढूंढो, अलग से हेडिंग है फिनाइल कीटोन्यूरिया। हाँ, पीकेयू या फिनाइल कीटोन्यूरिया, वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। कैसा है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। बात समझ गए आप कि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है? और देखो, जो एलोसोमल या सेक्स लिंक्ड है, आप देखो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया देखो, यस सर मिले? यस सर कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, क्योंकि पता है ये जो सेक्स लिंक्ड वाले हैं, एक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं और वाई लिंक्ड। देखो वाई लिंक्ड वाला कोई पता नहीं है आपको, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई वाई लिंक डिसऑर्डर है, तो अगर देखो वाई लिंक डिसऑर्डर है तो वाई क्रोमोसोम पे तो होगा उसका जीन, और अगर वाई क्रोमोसोम पे जीन होगा तो वो मेल टू मेल चलेगा, केवल केवल मेल से मेल में ही तो जाएगा, फीमेल में तो जा ही नहीं सकता वाई वाला। लेकिन एक्स लिंक्ड वाला तो एक्स तो दोनों के पास में, मेल के पास भी फीमेल के पास, दोनों में जा सकता है, और ऑटोसोम तो जा ही सकता है दोनों में, सब में ऑटोसोम में, है ना? तो देखो, एक्स जो कलर ब्लाइंडनेस है और हीमोफीलिया है, दोनों ही एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। देख लेना वहां पे लिखा होगा, सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। देखो कलर ब्लाइंडनेस ढूंढो और हीमोफीलिया ढूंढो, यस सर सेक्स रिसेसिव डिसऑर्डर होगा दोनों ही बेटा। और हाँ, और सुनो, एक थैलेसीमिया और है तुम्हारे कोर्स में, यस सर ये थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, देखो, है ना? ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो ये इस तरीके से आपके, मैंने वो बताया कौन कौन सी बीमारी जो आपके यहाँ पे दे रखी, ठीक है?
अब सुनो, अब उससे पहले आप ये देखिए, एक पेडिग्री बता देता हूं आपको एक बार में, है ना। पहले तो इसके सिंबल देख लो पेडिग्री के, ऊपर से सिंबल जानते हो ना। अगर मान लीजिए एक बॉक्स सा बना रखा है आपको, डिब्बा, तो वो मेल है। एक सर्किल सा बना रखा है तो वो फीमेल है। अगर वो देखना ऐसे ऐसे डार्क है, मतलब भरा हुआ है, सॉलिड है, सॉलिड सिंबल है, तो इसका मतलब है वो अफेक्टेड है, यानी डिजीज्ड है, बीमार है। ठीक है बेटा, खाली अगर होते हैं होलो तो नॉर्मल है, और अगर सॉलिड है सिंबल तो वो बीमार है। अच्छा, एक देखो बना रखा होगा, देखो ऐसे करके जी जी डायगोनल सा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि मतलब है तो सही, लेकिन पता नहीं है कौन है, सेक्स अनस्पेसिफाइड है, सेक्स अनस्पेसिफाइड, मेल भी हो सकता है फीमेल भी, हमें पता नहीं। ये सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और देखो, अगर ये ऐसे दिखाया जाता है, देखना आगे जब जैसे दिखाते हैं ना कोई भी, मतलब देखो ऐसे, ये है या फीमेल का दिखाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि इनका दोनों का क्रॉस, मतलब जो हुआ इनका बच्चा आई आगे। ठीक है। और देखो एक आ चुका है आईपीएमटी में, ऐसे ऐसे डबल लाइन है खिंची हुई, ये बेटा कंसिगुनस मेटिंग होती है, या मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, इसको रिप्रेजेंट करता है। मैं देखिए फिर से बात बता रहा हूँ, पहले एक बार मैंने बताई हो नहीं बताई हो। एक्चुअली में ये एक बहुत ही गलत वो एक वो चलन है जो भी है, मोमडन्स में कुछ लोग जो होते हैं, हाँ, जो मेरे अकॉर्डिंग, या जो बायोलॉजी बोलती है ना। फिर खानदानी बीमारी आ जाती है तो हाँ बिल्कुल सही बच्ची बोल रही है। शहर है जिसमें बहुत ज्यादा फैले। हाँ ये देखो कितनी समझदारी है इसको, है ना, बच्ची को पता है। एक्चुअली में एक्चुअली में पता है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे मुस्लिम्स हैं ना, वो जानते हैं इस बात को, उन्हें अवेयर है वो इस बात को, वो दूर शादी करते हैं, मतलब है ना, अपने क्लोज रिलेटिव में नहीं करते। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि अपने फूफा फूफी की बेटा बेटी से, मामी मामा, या इवन चाचा चाचा ताया। और सुनो देखो, उसमें भी उनका लॉजिक ये होता है, जो मेरे दोस्त वगैरह रहे हैं, मतलब मुस्लिम्स भी मेरे फ्रेंड रहे हैं, तो बेटा मतलब उनकी लॉजिक क्या होते हैं, जब जैसे कि यार ये तो मतलब देखो हम लोग पढ़ते हैं इस लेवल पे, तो उनकी सोच क्या होती है ऐसे करने में, कि घर का लड़का है, बच्ची खुश रहे खुश रहेगी, मतलब आंखों के सामने रहेगी, ये नहीं को कि सामने वाले का पता नहीं ना कि कैसा है, तो ये तो घर का बच्चा है। ये उनकी सोच इस तरीके से होती है। लेकिन बायोलॉजी के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, मेरी बात सुनो, जैसे सपोज पता है, जो रिसेसिव होते हैं ना, रिसेसिव जीन, वो ज्यादातर बीमारी करने वाले या हार्मफुल होते हैं। तो जैसे देखना कैपिटल ए स्मॉल ए है, या तुम्हें याद है, सपोज करो, तुम सुनो ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी, सपोज करो स्मॉल टी जो जो ड्वार्फ है वो एक बीमारी है, ये मान के चलो तुम, जैसे स्मॉल टी अगर आ गया तो बीमार हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी की जब उसी से सेल्फिंग कराते हैं, तो स्मॉल टी आने के चांस रहते हैं नहीं रहते। जैसे 50% चांस है। हाँ है ना, मतलब 3:2 बनाते हैं, मतलब 25%, लेकिन आने के चांस तो है ना स्मॉल टी। जी तो इसका मतलब जब भी होमो जाएगा, रिसेसिव कंडीशन आ जाएगी, तो बीमारी के चांस, और अगर अलग कराए हुए होते बिल्कुल जीनोम से, तो आती ही नहीं कंडीशन। तो ये इसीलिए उन कंडीशन में जो ऐसी शादियां होती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा ही होता है, अच्छा भी बच्चा हो सकती है नई जनरेशन, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं इनबॉर्न डिजीज आने के, जन्म से पैदाइशी बीमारी आने के, कुछ भी हैंडीकैप होने के, कोई पार्ट ऐसा आएगा टेढ़ा मेढ़ा, कहीं से कट आएगा लगा हुआ कहीं, है ना, कोई डिफॉर्म्ड आएगी, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर सही नहीं आएगी। मेरी बात समझ रहे हैं। तो जो होता रहा है चलो होता रहा है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमारा तो ये है ना फर्ज बनता है कि हम आगे इस चीज को फैलाएं और ध्यान दें इस बात को। इवन देखो हम लोगों में भी, जैसे मुझे अपनी पता है भाई, औरों को मतलब है ना, मेरा क्या है, मैं जैसे तोमर हूँ, तोमर राजपूत हूँ, है ना। तो मेरी राजपूतों में, यानी ठाकुर जो लोग सुना होगा आपने वर्ड, हम लोगों में हिंदुओं में जैसे, तो उनमें शादी होगी, लेकिन तोमर में नहीं हो सकती। पूरे इंडिया के तोमर वो मेरे रिलेशन में भाई बहन काउंट होंगे, मतलब क्योंकि एक जीन पूल चला रहा होता ऊपर से ही। तो मेरी शादी चौहान में होगी,
है ना, राघव में होगी, परमार में होगी, सूर्यवंशी में होगी, है ना, रघुवंशी जो श्री राम राघव, और वो क्या नाम है, चंदेल हैं, परमार हैं, परिहार हैं, है ना, कास्ट नहीं अदर, कास्ट तो ठाकुर ही हैं, राजपूत में ही होगी, लेकिन अदर उसमें भी गोत्र हैं अलग अलग, मतलब अलग अलग लाइन्स हैं, है ना, राणा में होगी, पुंडीर में होगी, तो इस टाइप से। तो सोचो कितना दूर तक। अच्छा, दूसरी बात और बता दूं मैं, वैसे आप लोगों के पेरेंट्स और ये समाज ये कहेगा कि गलत शिक्षा दे रहे हैं क्या सर, लेकिन मैं बायोलॉजी के अकॉर्डिंग शिक्षा दे रहा हूँ, मैं किसी धर्म के और उसके अकॉर्डिंग शिक्षा नहीं दे रहा, समाज के अकॉर्डिंग। बायोलॉजी तो ये बोलती है कि जितना दूर दूर मैरिज होगी ना, उतनी जनरेशन आगे अच्छी आएगी, मतलब ह्यूमन रेस ज्यादा डेवलप होगी। यानी अगर इंटरकास्ट मैरिज हो, इंटर रिलीजियस मैरिज हो, धर्मों के बीच में अलग अलग, या जैसे इंडिया ने और किसी अंग्रेज से शादी करके कोई ले आया, तो पता है, तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, बेटर आगे ह्यूमन रेस के लिए। जितने दूर दूर के करेक्टर्स मिलते हैं, उतने अच्छे वेरिएशन आते हैं। ये बात अलग है कि पेरेंट्स आगे जूता मारेंगे हैं हमारे बच्चों को, तो बच्चे समझदार हैं, कोई ऐसे नहीं है कि बहक जाएंगे, है ना। तो ये तो उन्हें अच्छा बुरा पता है, अपना अच्छा बुरा सबको पता है। और आप देखते हो जो पढ़े लिखे, कैटेगरी सब कुछ खत्म कर जाएगा। और आप देखते नहीं डॉक्टर्स ही होते हैं, तो तमाम में से डॉक्टर हैं, तमाम में से डॉक्टर हैं। कि मैंने आगरा में कैसे कई ऐसे बच्चों को पढ़ाया जिनका फादर मुस्लिम है, मदर, है ना, हिंदू है, कोई कोई केस ऐसे में नहीं, इंटर रिलीजियस, किसी की माँ मुस्लिम है और बाप मतलब वो, है ना। मैंने कहा कि तेरा नाम बेटा इस टाइप से नाम था उसका, पीछे गोयल लगा था, आगे, है ना, थोड़ा वैसा नाम था, मुस्लिम टाइप का सा नाम, जैसे होते हैं ना अलग अलग अपने रिलीजियस उसमें। तो पता चला कि अच्छा, उसकी मदर का नाम था शहनाज करके, फादर। तो ऐसे भी हो, क्योंकि वो लोग, उनमें कोई विरोध छोटे लेवल पे होते हैं, विरोध जात तक। आप देखो शाहरुख खान की शादी कर रहा है ना, या मान लो ऋतिक रोशन के साथ, तो क्या वहां पे कोई है हिम्मत किसी को विरोध करने की? शाहरुख खान तो कभी बोली। हाँ हाँ, विरोध करने की नहीं, है ना, ऋतिक रोशन नहीं की सुजैन से, और अब दूसरी वो सबा आजाद के साथ में है ना, इन रिलेशनशिप, वो तो सबको पता है। तो ये तो उस लेवल पे नहीं होता कुछ भी, ऐसे ही जब वो डॉक्टर्स डॉक्टर्स थे तो कुछ नहीं हुआ। खैर, तो मेरे कहने का मतलब ये बायोलॉजी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, कि ह्यूमन रेस के डेवलपमेंट के लिए, है ना, तो ये जो कंसेगुनस मैटिंग है, या मैरिज बिटवीन रिलीजियस मतलब रिलेटिव्स, ये ठीक नहीं है। और ये क्वेश्चन आ चुका है ना, ध्यान रखना है इस सिंबल को। अब सुनो मेरी बात, बाकी तो ऐसे ही है सिंबल, है ना, कुछ नहीं है आगे, मतलब मेन यही सिंबल थे। अब आप देखें पहला वाला जो केस है, उसे जरा दूसरे वाले केस को देखो, जो आसान वाला सा केस है उसे बताता हूं मैं तुम्हें जल्दी, जो सिंपल हो जाएगा। देखो गौर से, दूसरा वाला केस में यहाँ पे देखो दिखा रहा हूं, जैसे देखना पेरेंट्स दोनों कैसे दिए हैं, नॉर्मल है या अफेक्टेड है, बताओ मुझे। हाँ नॉर्मल है ना, और इनके बच्चे जो आ रहे हैं वो अफेक्टेड, देखा ना डिब्बा डिब्बा कैसे बनाया हुआ है, एक सिंपल, एक अफेक्टेड। अच्छा, एक सिंपल बॉक्स, एक अफेक्टेड बॉक्स, है ना, एक सिंपल लड़की और एक अफेक्टेड लड़की, है ना। इसका फिर सिंपल का सिंपल से क्रॉस करा दिया, इनके आगे बच्चे आए, ठीक है। ये है, समझ रहे हो ना बात को, देखो ये दोनों पेरेंट्स हैं, कौन है ये, इनके ये बच्चे हैं F1 वाले, आप समझ रहे हो ना ये, या हम ये बोलेंगे ये शुरुआत की जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, फिर आगे थर्ड जनरेशन आएगी, समझ गए। ध्यान सुनो, मैं तुम्हें एक दो बातें बताऊं ट्रिक सी। अगर पेरेंट अनअफेक्टेड हैं, नॉर्मल है, नॉर्मल है पेरेंट, दिख रहे हैं नॉर्मल, और बच्चों में कोई ना कोई बीमार आ रहा है पेडिग्री में, इसका मतलब कभी भी ट्रेड डोमिनेंट नहीं हो सकता, कभी भी वो ट्रेड डोमिनेंट नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा, बताओ कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर डोमिनेंट होता, यानी जैसे कैपिटल टी होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो दिखता ना वो टॉल, मतलब अफेक्टेड होता, फिर तो डार्क होता ना वो सॉलिड, नहीं समझे, छुपा हुआ नहीं रह सकता ना यार डोमिनेंट तो। नहीं बात को बढ़िया माई, अगर मान लो सपोज करो मैं यहाँ पे तुम्हें बोलूं कि ये
पेरेंट या तो कैपिटल ए या कैपिटल स्मॉल ए, तो दोनों ही केस में फिर वो अफेक्टेड नहीं दिखाना पड़ता। इसका मतलब डोमिनेंट है ही नहीं। कैसा ट्रेट है? रिसेसिव। क्लियर कट। अच्छा दूसरी बात, मेल फीमेल दोनों में आ रहा है और माँ बाप तो नॉर्मल है ही, बाप नॉर्मल है, इसका मतलब वाई लिंक्ड भी नहीं है। मतलब वाई लिंक्ड ट्रेट वो होते हैं जो वाई से वाई, मतलब मेल से मेल में जाते हैं, उनको बोलते हैं वाई लिंक्ड ट्रेट। क्या बोलते हैं हम उनको? वाई लिंक्ड ट्रेट। इसका मतलब केवल मेल, मेल से मेल, बाप से बेटे में, बेटे से उसके बेटे में, वो वाई लिंकेज होता है जो वाई क्रोमोजोम पे होते हैं। भाई मेल बनाने वाले जो ट्रेट हैं, स्पर्म प्रोडक्शन के जो ट्रेट हैं, वो वाई क्रोमोजोम पे ही होते हैं। फीमेल में किसी में सुना है कि फीमेल में स्पर्म बनने शुरू हो गए? क्योंकि उसका जीन किस पे है? वाई पर, है ना? हाँ, वाई क्रोमोजोम पे स्पर्म का जीन यस सर। वाई वाई क्या है बता, फीमेल में क्या होता है? एक्स एक्स है, वाई एक्स वाई। हाँ तो बस, तो वाई पे है ना, इसीलिए नहीं है फीमेल में, फिर वाई पे। और सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनो। एक तो रिसेसिव डिसऑर्डर है, दूसरी बात पता है, अब बात ये आई, अब हमारे पास दो ऑप्शन कौन से बचे? देखो यहाँ लिखता हूँ, इज डोमिनेंट, क्या डोमिनेंट ट्रेट है, क्वेश्चन मार्क, है ना? तो हमारा आंसर आया नो। ठीक। दूसरा क्वेश्चन आया, इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, क्या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है? तो हमारा क्वेश्चन इसमें आएगा नो। पता है क्यों नहीं है एक्स लिंक्ड रिसेसिव? कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफिलिया की तरह। चक्कर क्या है, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह जो होते हैं ना, जैसे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, तो उसमें क्या होता है, उसमें बेटी अफेक्टेड तभी आती है, बेटी अफेक्टेड, जैसे आप समझो बेटी है एक्सी आना, एक्सी अफेक्टेड कब आएगी? जब उसकी माँ तो कम से कम कैरियर हो। कैसी हो? कैरियर। और बाप अफेक्टेड हो। बिना अफेक्टेड बाप के बेटी अफेक्टेड नहीं आती एक्सीलेंट रिसेसिव में। भाई ये इसका एक एक्स तो आया बाप से और एक आया है माँ से, तो अगर ये वाला ऐसे होता तो ये फिर ऐसे डार्क नहीं होता, बीमार नहीं होता। इसका मतलब जब बाप नॉर्मल है और बेटी अफेक्टेड आ रही है, तो इसका मतलब आंसर नो। आंसर क्या हुआ? नो। यानी वो अफेक्टेड, मतलब एक्सीलेंट रिसेसिव ट्रेट नहीं है। तो बचा एक ही, इसका मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। कैसा ट्रेट है? तो देखो उसके नीचे, देखो पेडिग्री में बी वाले नीचे, उसके नीचे ग्राफ के नीचे छपा हुआ होगा ऑटोसोमल रिसेसिव लाइक सिकल सेल एनीमिया, कुछ ऐसे लिखा होगा। लिखा है ना? तो इन्होंने डिस्क्राइब कुछ नहीं किया है, बस उसका सीधा आंसर दे दिया है कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट रहा है सिकल सेल एनीमिया। जैसे देखना, अब मैं देखो क्या बताऊं, इसका मतलब देखो मेल ये ऐसे है, ये रहा, फीमेल ये है। सुनो, ये कैपिटल भी रख सकते थे हम, है ना? कैपिटल नॉर्मल को, और यहाँ भी, लेकिन आपको जानते हो कि हमें बीमारी भी लानी है, तो देखो इनका जब क्रॉस कराएंगे तो बच्चे ऐसे भी आएंगे, ये नॉर्मल वाले तो ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, और अफेक्टेड वाले ये वाले आएंगे, जो रिसेसिव आएंगे वो कैसे आएंगे? देखो ध्यान से देखो इधर, जो नॉर्मल वाले आएंगे वो तो ऐसे आएंगे, होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेटेरोजाइगस हो सकते हैं, और जो अफेक्टेड आएंगे उनमें स्मॉल जब एक साथ रिसेसिव आएगा होमोजाइगस फॉर्म में, तब वो आएगा। क्लियर है? तो अब इसको बाकी सुनो, इनको पढ़ना, ट्रेट को, इनको डिसऑर्डर को सबको, सिकल सेल एनीमिया बता चुका मैं, फिनाइलकेटोनुरिया बता चुका, सिंड्रोम वगैरह पढ़ना। पता है क्रोमोसोम नंबर 1 बढ़ जाता है ना, जैसे क्लाइनफेल्टर है, डाउन सिंड्रोम है, तो पता है उसको बोलते हैं ट्राइसोमी। जैसे डाउन सिंड्रोम में 47 हो गए, 21वां क्रोमोसोम बढ़ गया एक, तो बहुत सारे सिम्टम आ गए, बच्चा भी दिखाया छपा हुआ। और क्लाइनफेल्टर में एक एक्स बढ़ गया, XXY हो गया मेल। तो पता है मेल में XXY होने पर क्या हो गया? मेल में फीमेल के करेक्टर, इवन ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया मेल में। क्या हो गया? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट मेल में, क्योंकि डबल एक्स आ गए ना उसके पास, 2 एक्स हैं, तो ये स्ट्राइल मेल रहेगा। स्ट्राइल हो जाए, स्ट्राइल का मतलब जो फर्टाइल नहीं, बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ऐसे ही जो है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर में पता है क्या है, फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम कम हो गया, कम रह गया, ये म्यूटेशन है, X0 हो गया। जब ये तुमने इंसेक्ट में पढ़ाया था ना मेल के लिए,
यहाँ पे फीमेल में एक्स ओ हो गया, एक्स ओ। अच्छा तुम कहोगे सर फीमेल ही क्यों है ये, मेल क्यों नहीं? क्योंकि वाई नहीं है ना, तो मेल तो है नहीं। ह्यूमन तो मेल तब होता है जब वाई हो। तो दो एक्स की जगह एक एक्स रह गया, तो फीमेल अंडर डेवलप्ड रह गई। देखो ध्यान सुनना, क्लाइन फिल्टर में तो मेल में फीमेल के करेक्टर आ जाते हैं, यहाँ पर फीमेल में मेल के करेक्टर नहीं आते। मतलब बच्चा क्या सोचता है, उल्टा है। नहीं, उल्टा नहीं है। वहां पे मेल में फीमेल के करेक्टर आ जाते हैं, यहाँ पर फीमेल के खुद के करेक्टर नहीं आ पाते, अंडर डेवलप। उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, उसमें ओवरीज ही रूडिमेंट्री है। ओवरी वेस्टिजियल रूडिमेंट्री है, डेवलप ही नहीं है ओवरी। तो जब मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होगा तो फर्टाइल कहां से होगा? तो ये बेटा कहानी है, ठीक है। चलिए